नया मोड़ आ गया है क्योंकि मृतक के पिता ने कहा कि उसका बेटा खाली हाथ गया था। तो अब सवाल ये कि करण ने आत्महत्या की या उसका प्लान्ड मर्डर हुआ। देखिए रिपोर्ट। प्यार, टॉर्चर और गोली। लव स्टोरी में नया ट्विस्ट। परिवार बोला बेटा सुसाइड नहीं कर सकता। नहीं, वो सुसाइड नहीं उठा सकता। करण ने खुद को मारा या फिर हुई साजिश। कोटा गोलीकांड में अब नया ट्विस्ट सामने आया है। मृतक करण गुर्जर के पिता के एक बयान से मामले में नया मोड़ आ गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता, वो खाली हाथ गया था। अगर उसने गोली मारी होती तो महिला वकील कैसे बच गई? इसमें कोई बड़ी साजिश है। पूर्वा उसको परेशान कर रही थी। ना इसकी मम्मी ने मेरे को फोन किया कि करण के गोली लगी। तब वो करण की मम्मी पहुंची वहां पे तो वो मर पड़ा था और पूर्वा उसके पास बैठी हुई थी। अब अगर करण उसके गोली मारता तो पहले तो वो मरती ना, करण कैसे मरता? पर करण वो तो बच रही है, करण मर रहा है, इसका मतलब हो सकता है इसमें कोई साजिश हो या पता नहीं क्या है। अब ये तो पुलिस ही उसकी जांच करके बता सकती है। करण के माता पिता का आरोप है कि पूर्वा शर्मा ने करण को ब्लैकमेल किया, उसे टॉर्चर किया और उसके इमोशन से खिलवाड़ किया। करण ने 3 लाख रुपए भी खर्च किए थे। मां का दावा है कि करण ने 16 अप्रैल को दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन पूर्वा बार बार उसके घर आकर दबाव बना रही थी। वो कहती थी कि तलाक दे दे। नहीं, वो सुसाइड नहीं उठा सकता। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन वो यहाँ पे गया, निकला यहाँ से। पहले तो उसके पापा। मां ने कहा कि पूर्वा करण से 8 साल बड़ी थी। बेटा 22 साल का था और पूर्वा की उम्र 30 साल की थी और दोनों पिछले कई महीनों से लिव इन में रह रहे थे। मां ने दावा किया कि पूर्वा के दबाव में आकर करण ने तलाक का फैसला लिया था। बेटे ने पूर्वा से बात करवाई थी। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन 11 जुलाई को दोनों के बीच घंटों बात हुई थी और पूर्वा ही उसे सुनसान जगह लेकर गई थी। ये लिविंग में रहते थे, लिविंग में रहते थे। कभी आई थी क्या? हाँ, आती थी तो एक दो रात रुकी हमारे घर पे। दोनों एक साथ कमरे में रहते थे, दिन भर रात भर। पैसे तो बहुत खर्च करे, 3 पेटी खर्च कर दी उन्होंने। 3 लाख रुपए पूर्वा ने। करण ने? हाँ। बता दें कि 11 जुलाई की रात को आरकेपुरम इलाके में वन विभाग दफ्तर के पास करण गुर्जर ने अपनी महिला मित्र को गोली मार दी और मृत समझकर खुद को भी गोली मारकर मौत को गले लगा लिया था। मृतक करण गुर्जर महावीर नगर इलाके का निवासी था। अब परिवार की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या करण को सुनसान जगह बुलाकर फंसाया गया? फिलहाल सबकी नजरें पुलिस की जांच पर है। कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जुए का अड्डा, गोवा की तर्ज पर ड्रग्स का खेल, नशे के ठिकानों पर पुलिस की रेड। आजा मुखड़े मुंह छिपाते युवाओं की ये तस्वीर गोवा, मनाली या किसी ऐसी जगह से नहीं आई जहां पार्टीज आम होती हैं। ये तस्वीर है जोधपुर शहर के एक फार्म हाउस की। तस्वीर देखकर आप समझ तो गए ही होंगे कि ये लोग कोई अच्छा काम तो कर नहीं रहे, जिनकी वजह से इसे मुंह छिपाना पड़ जाए। पुलिस ने गोवा की तर्ज पर चल रहे इस हाई प्रोफाइल राउंड टेबल जुआ घर पर छापा मारा, जहां शराब, हुक्का और अफीम का भी धड़ल्ले से सेवन किया जा रहा था। जो मुखबिर की इत्तला पर सूचना मिली कि एक फार्म हाउस में बोनर डाल के फार्म हाउस में बड़े स्तर पर एक जुआ सट्टा चल रहा है, जिसमें काफी लोग हैं। और इस इत्तला पर श्रीमान सीपी साहब, जोधपुर कमिश्नरेट श्री राजेंद्र सिंह जी, श्रीमान डीसीपी साहब वेस्ट राजऋषि जी वर्मा साहब, डीसीपी हेडक्वार्टर साहब, एडीसीपी साहब निशांत जी और एसीपी साहब आनंद जी के नेतृत्व में, उनके सुपरविजन में ये जो जोधपुर पुलिस की टीम ने वहां पर दबिश डाली। पुलिस की टीम ने छापा मारकर 50 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया। छापे के दौरान भारी मात्रा में लाखों रुपए कैश और अन्य सामग्री भी बरामद की गई। इतना ही नहीं, जुए के कॉइन, मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच, लग्जरी गाड़ियां बरामद की।
इसके अलावा बड़ी मात्रा में नशे का सामान भी बरामद किया गया। लगभग 50 आरोपी पकड़े गए और उनके कब्जे से भारी मात्रा में नकदी और अन्य सामग्री मिली, जिसमें मैं विवरण बताना चाह रहा हूँ। 5,69,000 रुपए तो नकदी मिली, लगभग 5 लाख रुपए से अधिक के कॉइन्स मिले जो कि सट्टे के अंदर काम में लिए जाते हैं, और इसके अलावा 63 मोबाइल मिले, और इसके अलावा जो है वहां पे 23 लग्जरी गाड़ियां, 9 हुक्का बार, 9 हुक्का जो उसके साथ में फ्लेवर और जो पाइप्स वगैरह हैं वो मिले, और 2 स्मार्ट वॉच। कुल मिला के भारी मात्रा में इस सब चीजों के मिलने के अलावा 91 ग्राम अफीम का दूध भी मिला। जुए का ये अड्डा शहर के बाहर एक फार्म हाउस में संचालित किया जा रहा था, जहां आने जाने के लिए महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल होता था। बताया जा रहा है कि गैंग लंबे समय से शहर में सक्रिय था और बाहरी राज्यों के लोगों का भी इसमें आना जाना था। पुलिस मामले में आयोजकों और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में एक सीमेंट फैक्ट्री से 4 भारतीय कर्मचारियों को किडनैप किया गया, जिसमें जयपुर के रहने वाले शख्स प्रकाश चंद्र जोशी भी शामिल हैं। जोशी पिछले महीने ही माली में स्थित डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में बतौर जनरल मैनेजर तैनात हुए थे। उन्हें 1 जुलाई को हथियारबंद लोगों ने 3 भारतीयों समेत बंधक बना लिया था। किडनैप का शक स्थानीय आतंकी संगठन जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुसलमीन यानी कि JNIM पर जताया जा रहा है, जो अलकायदा से जुड़ा एक आतंकी संगठन है। जोशी के किडनैप होने के बाद जयपुर में उनका परिवार, उनकी पत्नी सुमन खासी परेशान है और लगातार सरकारी नुमाइंदों और पुलिस से मदद की गुहार कर रही हैं। जोशी की पत्नी सुमन से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, सुनिए सर। में प्रकाश चंद्र जोशी नाम के व्यक्ति हैं जिनका किडनैप हो गया है वहाँ पर, और वो रहने वाले हैं जयपुर के ही, और उनकी पत्नी मेरे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह का वहाँ माली में घटनाक्रम हुआ है, कैसे किन परिस्थितियों में जो है उनका अपहरण हुआ है। जी बताएं, किन परिस्थितियों में उनका अपहरण हुआ प्रकाश चंद्र जी का? वो रात को सो रहे थे, सुबह 6 बजे आग लगी तो वो दरवाज़ा खोले तो जो गाड़ी उनको मिली थी, कंपनी लाती छोड़ती थी, उसी गाड़ी में बिठा के ले गए, ऐसा कंपनी का मैसेज है। 31 जून को हमारी बात हुई थी, 1 जुलाई को नहीं हुई, तो 2 जुलाई को बेटी के द्वारा, बेटी ने जब वहाँ HR में फ़ोन किया तो बताया गया कि भाई पापा को किडनैप कर लिया, मिसिंग है। एक और है, एक पर्सन है तेलंगाना के, एक है उड़ीसा के, तो उनका भी ऐसे ही। और हम सब जगह गुहार लगा चुके, पुलिस स्टेशन, सब जगह, थाने में। आपने कहाँ लोगों से बातचीत की है इस बारे में? कहाँ गुहार लगाई है कि उनको जो है वहाँ से निकाला जाए, उनको ढूंढा जाए? हमने पुलिस कमिश्नर साहब के पास गए, वो सार्फ बिजू करके है ना, वो उनके यहाँ गए तो उन्होंने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी ली है और उन्होंने आश्वासन एकदम पक्का तो नहीं दिया। वो बोले वो बाहर का इंटरनल मामला है, विदेश मंत्रालय में ये खबर पहुंचानी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे से जो होगा हम करेंगे। तो आपने या उन्होंने, किसी ने विदेश मंत्रालय में कोई बातचीत की है? अभी तक तो हमने नहीं की, हम कैसे पहुँच सकते हैं वहाँ। वो पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा था कि पासपोर्ट की कॉपी दे दो, हम बता देंगे आपको। अभी तक 4-5 दिन हो गए, कोई कॉल कहीं से नहीं आया है, कहीं से कुछ नहीं। हम सब जगह धक्के खा के फिर यहाँ पे किसी ने बताया तो यहाँ हनुमान बेनीवाल जी का नाम सुना था तो इनके पास आए फिर। तो ये थी सुमन जोशी जो प्रकाश जी की पत्नी हैं, और वो गुहार लगा रही हैं कि उनके पति को जो है माली देश में जहां उनका अपहरण हुआ है वहां से उनको ढूंढवाया जाए, उनको जो है घर वापस लाया जाए। कैमरामैन मान सिंह के साथ। होगी सफल अभ्यर्थियों का पक्ष भी कोर्ट जानेगा, साथ ही सरकार की ओर से जो दस्तावेज जमा करवाए गए हैं उस पर भी बातचीत आज होगी। 5वें दौर की बातचीत हुई थी, यानी कि 5 दिन लगातार कोर्ट में SI भर्ती 2021 को लेकर कहा सुनी हुई, अपनी अपनी दलील रखी गई। लेकिन 2 दिन के बाद यानी कि आज फिर से कोर्ट में SI भर्ती 2021 पेपर को लेकर सुनवाई होगी।
भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के मामलों पर सियासी घमासान जारी है। एक ओर जहां सरकार पारदर्शिता और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार के दावों को सिरे से खारिज कर रही है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। कांग्रेस राज्य में हुई पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जीवाड़े की आशंका पर अभ्यर्थियों ने खुद 900 संदिग्धों की सूची सौंपी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही जांच शुरू कर दी। इसके बाद कई बड़ी गिरफ्तारियां हुई। पीटीआई भर्ती 2022, अब तक 200 एफआईआर, 185 कर्मचारी बर्खास्त। ओपीजेएस, जेएस, यूनिवर्सिटी के संचालक, रजिस्ट्रार गिरफ्तार। शिक्षा निदेशालय के 2 कर्मचारी गिरफ्तार। 30 छात्रों के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में केस दर्ज, जांच जारी। कांग्रेस शासन में आयोजित एसआई भर्ती 2021 परीक्षा में पेपर लीक की शिकायतें मिली थी। एसआई भर्ती 2021, बीजेपी सरकार ने एसआईटी का गठन कर जांच शुरू की। अब तक 60 गिरफ्तार, 50 एसआई बर्खास्त। 3 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई। जल्दी 6 और प्रशिक्षुओं की गिरफ्तारी की संभावना। कि आपने उन युवाओं के लिए क्या किया? 5 साल वो पेपर लीक होते रहे और आप होटलों में सोते रहे। आप जरा मेरे को बताइए उस पेपर लीक के क्या किया आपने? हमारे भी समय में पेपर हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार, और यह डबल इंजन की सरकार है। सीएचओ भर्ती 2022, पेपर लीक के बावजूद कांग्रेस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। बीजेपी सरकार ने दिसंबर 2023 में परीक्षा रद्द कर मार्च 2024 में दोबारा परीक्षा करवाई। 14 मई 2022 को 111 पदों पर हुई ये परीक्षा भी कांग्रेस शासन में हुई थी, जहां शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद बीजेपी सरकार ने प्रक्रिया रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित की। अब 25 जुलाई 2025 को रोजगार मेले में चयनितों को नियुक्ति दी जाएगी। पिछले 1.5 साल में 69,000 सरकारी नौकरियां दी गई। 1,88,000 पदों पर पारदर्शी भर्ती। पहली बार भर्ती परीक्षा कैलेंडर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तेजी। विवादित भर्तियों की कोर्ट में मजबूती से पैरवी। स्थानीय युवाओं को वरीयता देने के लिए सिलेबस संशोधन। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने 5 साल में जितना काम किया, पिछले शुरू के 2 साल में काम किया, आज हम उस पायदान पे हैं कि उसके बराबर हमारी सरकार ने काम किया है। भजनलाल सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पेपर लीक, फर्जी डिग्री और भ्रष्टाचार जैसी किसी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस सरकार इस दावे को सिरे से खारिज कर रही है। यदि इनको पेपर लीक पर कोई कार्रवाई करनी थी तो अब से पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी। अभी पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर 6 पेपर लीक हो गए, लेकिन इनसे राज्य वो समझ नहीं पा रहा है। एसआई भर्ती पर कोई फैसला ले नहीं पा रहे हैं। जो लोग एसआई भर्ती पर उंगलियां उठाते थे, आज वही अपने आप को यू टर्न लेने पर मजबूर है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का ये बयान राजस्थान की जनता को गुमराह करने वाला है। राजस्थान में जो अराजकता स्थिति यानी पैदा की गई है, वो इनसे समझ नहीं पा रही है, और राजस्थान प्रदेश के अंदर आज पूरे की पूरी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। हालात हद बद से बदतर है वो होते जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है और लीकेज सिस्टम को खत्म करने की बजाय उसे ढकने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का सवाल है कि एक-एक भर्ती को लेकर अलग नीति क्यों है और पूरी भर्ती प्रणाली का फेयर ऑडिट क्यों नहीं करवाया जा रहा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब बात जालौर से बड़ी खबर की करते हैं। सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के आवास का 2 लाख से अधिक बिजली का बिल बकाया है। सवाल पूछा कि क्या ऊर्जा मंत्री का कनेक्शन भी अब काटेंगे। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। दरअसल कुछ दिनों पहले हनुमान बेनीवाल के आवास की बिजली काट दी गई थी, जिसके बाद से ही ये राजनीति शुरू हो रही है। मंत्री जी खुद मेरा कनेक्शन कटवा रहे हैं, लेकिन ये आज का बिल मैंने मंत्री जी का मंगाया 4 नंबर का। देखिए 2,00,000
2,17,428 ये ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के अस्पताल रोड के 4 नंबर बंगले का बिल है, जिसमें वो शिफ्ट हो गए। 2,17,400 अभी स्मार्ट मीटर लग गया, कोई जरूरी बिल जमा कराएंगे, अब से चालू कर देंगे। ये कहाँ जाएगा, कौन पैसे जमा कराएगा? और इन्होंने मंत्री जी ने ये लिखा था कि भाई 401 और 402 जो फ्लैट लिए, ये बंगले का बिल सरकारी खजाने से भरने के लिए भेजा। तो वहाँ ट्रेजरी ने क्या कहा? ट्रेजरी ने ऑब्जेक्शन किया कि एक व्यक्ति का एक ही बिल सरकार भरती है। आप देखो, खुद ऊर्जा मंत्री अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। ये तो तीनों बिल सरकार से भराना चाहता है। अभी 2 बंगले उनके बिल भी बाकी है, भरा कि नहीं भरा। लेकिन इसका मैंने जो बताया ऊर्जा मंत्री का, ये आज का बकाया बिल है। छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का